हेलो गाइस, नमस्कार। मैं मंटू सर आपका अपने चैनल मैक्सिम क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, तो मैंने आपको बताया था कि मैं जो है 15 क्वेश्चंस डालूंगा। तो मैं जो है 7 क्वेश्चन मैं डाल चुका हूं। ये मेरा 8वां क्वेश्चन है, ये ट्रांसफार्मर। चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ट्रांसफार्मर जो है पिछले साल नहीं आया था, उसके पहले भी नहीं आया था। ये जो है समझिए कि 2-3 साल से ये क्वेश्चन जो है रुका हुआ है, और इस क्वेश्चन के आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले जो है ट्रांसफार्मर क्या है, कैसे है, इस सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको जानना है ट्रांसफार्मर के बारे में। और जो है ये फिगर उसका मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये आपका जो है ट्रांसफार्मर है, उसका फिगर है। तो ट्रांसफार्मर जो है 2 तरीके से बनता है, आप देख सकते हैं। ये ट्रांसफार्मर हो गया, प्लस एक और फिगर इसमें आता है। ये ऐसे भी ट्रांसफार्मर को हम लोग ड्रॉ करते हैं। चलिए एक एक करके हम इस चीज़ को डील करेंगे। तो ये ट्रांसफार्मर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और परीक्षा में आने की इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन जो है परीक्षा में कैसे आता है वो आपको जानना है। आता है कि ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करे, बनावट का वर्णन करे। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफार्मर क्या है और इसकी क्रियाविधि क्या है, इसकी बनावट क्या है, मतलब इसका वर्क फंक्शन क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, ट्रांसफार्मर क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो है, तो इसको आपको पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ देखते हैं विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एसी वोल्टता को एक मान से दूसरे कम या अधिक मान में बदलना जरूरी होता है। अब जैसे देखते हैं कि हम लोग के यहाँ ट्रांसफार्मर होता है, तो ट्रांसफार्मर में जो होता है, जो लाइन आता है, जो दूर से जो बड़ा मेल जो है थर्मल पावर होता है, वहाँ से जो लाइन आता है उसका जो है पावर बहुत ज़्यादा होता है। 11,000 वोल्ट का होता है, 33,000 वोल्ट का होता है, ऐसे करके आता है। तो क्या उतना जो है वोल्ट का सप्लाई हमारे घर में तो नहीं होता है। हमारे घर में जो है सप्लाई 200 से लेकर 250 के बीच में जो है जनरली क्या होती है, बिजली की सप्लाई होती है। तो ट्रांसफार्मर जो है क्या करता है कि एसी वोल्टता को, जो वोल्टेज होता है, जो एसी करंट, आप जानते हैं कि एसी करंट जो होता है उसके मान को क्या करता है, कम या ज़्यादा करता है। अगर बाय द वे मान लीजिए कि अगर ज़्यादा मान में अगर हमारे पास जो है वोल्टेज आ रहा है, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, उसको कम मान में हमारे घरों में सप्लाई करता है। और किसी कारणवश से अगर कम मान आ रहा है तो उसको भी ज़्यादा करके वो सप्लाई करता है। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, वो अगर एसी वोल्टेज जो है अगर कम है या ज़्यादा है, तो उसके अनुसार वो क्या करता है, उसको बदलता है। हमारे आवश्यकता अनुसार क्या करता है, एसी वोल्टता को क्या करता है, चेंज कर देता है। अधिक मान में अगर वोल्टेज मिलता है तो उसको कम मान में बदल देता है, कम मान में मिलता है तो उसको ज़्यादा मान में बदल देता है। जनरली क्या होता है कि जो हमारे ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो जो क्या होते हैं, ज़्यादा मान में जो है एसी वोल्टता प्राप्त होती है, और उसको क्या करते हैं, वो कम मान में बदल करके 250 वोल्ट के जो है मान में वो हमारे घरों में क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो ये जो है ट्रांसफार्मर का काम दूसरा करता है, यह क्रिया अन्योन्य प्रेरण, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर आधारित एक युक्ति द्वारा किया जाता है, जिसे हम लोग ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये ट्रांसफार्मर जो है, इसमें 2-3 बातें आपको ध्यान रखना है। पहला बात यह करता है कि एसी वोल्टता जो होती है, एसी वोल्टेज होता है उसको कम या ज़्यादा करता है। और दूसरा काम करता है कि इसका जो काम करने का जो तरीका होता है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, म्यूचुअल इंडक्शन के आधार पर यह काम करता है। तो प्रेरण इंडक्शन आप समझते हैं, मतलब एक कुंडली में धारा जाती है, उस कुंडली के द्वारा दूसरे कुंडली में जो है विद्युतवाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है उत्पन्न किया जाता है। दोनों के बीच में कोई संपर्क नहीं होता है, अलग से जो है उसको प्रेरित करता है, इसलिए उसको प्रेरण बोलते हैं। तो अन्योन्य प्रेरण है, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है, जिसे हम लोग ट्रांसफार्मर। अब 2-3 बातें इसके अंदर हो गई। इसमें कभी कभी परीक्षा में ये भी पूछता है कि ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है, ट्रांसफार्मर कौन सा काम करता है। तो इसमें 2 चीज़ आपका क्लियर हो गया ट्रांसफार्मर में। पहला चीज़ तो ये क्लियर हो गया कि ये जो है एसी के अधिक वोल्टेज को कम करता है या कम वोल्टेज को ज़्यादा करता है। हमारे आवश्यकता अनुसार जो है एसी वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है। दूसरा काम ये करता है, ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ये जो है आधारित होता है, और उसके आधार पर ये काम करता है। ठीक है, चलिए तो इसको जो है अब बनावट, यहाँ बनावट के बारे में पढ़ते हैं। तो बनावट को पढ़ने के पहले हम क्या करते हैं, पहले इसको फिगर के माध्यम से सबको समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि फिगर देख लेने के बाद फिर उसको एक्सप्लेन करना ज़्यादा आसान होता है। ये आपका ट्रांसफार्मर हो गया, और ध्यान देना है कि ट्रांसफार्मर जो होता है इसमें जो है 2 कुंडलियाँ होती है। ठीक है, इसके अंदर जो है 2 कुंडलियाँ होती है, एक प्राथमिक कुंडली होती है और एक द्वितीय कुंडली होती है। ठीक है, तो आप नीचे वाला में देख सकते हैं, यहाँ पर जो है दोनों कुंडली को अलग अलग करके बताया गया। ये आपका प्राथमिक कुंडली है और ये जो है आपका द्वितीय कुंडली है। और एक ट्रांसफार्मर होता है कि इसमें जो है दोनों कुंडलियाँ एक ही में होती है, एक ही पर जो है लपेटा रहता है। तो ये भी तरीका होता है, और ये नीचे वाला तरीका जो है ज़्यादा मार्वेलस, ज़्यादा जो अच्छा तरीका ये तरीका होता है। ये जो होता है आपको, ये प्राथमिक कुंडली है, ये जो है आपका द्वितीय कुंडली में। तो होता क्या है कि प्राथमिक कुंडली में जो होती है लपेटों की संख्या कम होती है, ये ध्यान देना है आपको, लपेटों की संख्या कम होती है। इसमें जो है नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, जो रोटेशंस होते हैं, तार जो इसमें लपेटे गए रहते हैं, इसमें जो है कम होती है। आप देख सकते हैं इसमें लपेटों की संख्या कम बनाया गया, और इसमें जो है लपेटों की संख्या ज़्यादा बनाई गई है। कारण ये होता है कि इसमें तो ऑलरेडी वोल्टेज जो आता है,
ये जो है निवेशी होता है। ये जो प्राथमिक कुंडली प्राइमरी कॉइल जो होता है ये निवेशी होता है, मतलब इनपुट होता है, मतलब जो हमारा जो मेन लाइन से जो वोल्टेज आता है वो इसी में आता है, तो ऐसे भी वो हाई वोल्टेज में रहता है, इसलिए इसमें ज़्यादा कुंडली, इसमें जो है नंबर ऑफ रोटेशंस जो होते हैं, फेरों की संख्या जो है ज़्यादा करने की जरूरत नहीं होती है। और चूंकि यहाँ पर जो है द्वितीय कुंडली में जो है इसके द्वारा जो अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन के आधार पर ये काम करता है, तो इसके वजह से इसके अंदर ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इसलिए इसमें जो है नंबर ऑफ रोटेशंस जो है ज़्यादा रखे जाते हैं, ताकि जो है इसके द्वारा ये प्रेरित होकर के आराम से जो है सो वोल्टेज उत्पन्न कर सकते हैं, और यह करता है घरों में हमारे सप्लाई करता है। तो द्वितीय कुंडली से जो हमारे घरों का तार जो है सो जुड़ा होता है, वो घरों में सप्लाई होता है। ठीक है, तो इसमें दो तरह की कुंडली होती है, एक प्राथमिक कुंडली होती है प्राइमरी कॉइल, द्वितीय कुंडली सेकेंडरी कॉइल होता है। प्राथमिक कॉइल में जो है नंबर ऑफ रोटेशंस जो है कम होते हैं, द्वितीय कुंडली में नंबर ऑफ रोटेशंस ज़्यादा होते हैं। ये म्यूचुअल इंडक्शन पर आधारित होता है, यानी कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसमें यह ध्यान देना है, ये जो लोहे का जो क्रूड होता है, ये वाला जो होता है, ये नरम लोहे का क्रूड होता है। अब दो तरह का लोहा होता है, कच्चा लोहा होता है, पक्का लोहा होता है। कच्चा लोहा जो होता है उसकी जो होती है क्षमता ज़्यादा होती है, वो क्या करता है कि जो है मतलब वोल्टेज को बढ़ाने में ज़्यादा सहायक होता है, इसलिए जो है इसको हम नरम लोहे का क्रूड रखते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर की आपकी बनावट हो गई। ठीक है, अब इसमें जो होता है प्राथमिक कुंडली में लपेटों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, एनपी कहते हैं, और जो सेकेंडरी कॉइल होता है उसमें लपेटों की संख्या जो है एनएस होती है। तो आपको जो है एनपी जो होता है छोटा होता है एनएस से, यानी कि मतलब होता है कि लपेटों की संख्या जो होती है एनएस से एनपी में कम होती है। ठीक है, ये हमारी जो है आपको ट्रांसफार्मर की बनावट होगी। चलिए इसका फिर से जो है हम एक्सप्लेन करते हैं। अब जो है मैं आगे इसको पढ़ूंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ आते हैं बनावट में, इसमें दो कुंडलियाँ होती है जो एक दूसरे से विद्युत रुद्ध होती है। इसमें ध्यान देना है, विद्युत रुद्ध का मतलब होता है कि मतलब उनके बीच में कुछ भी जो है मतलब हवा होता है, वो दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं होते हैं। ठीक है, तो विद्युत रुद्ध होती है, वे कोमल लोहे के क्रोड पर लिपटी होती है। मैंने पहले बता दिया कि कोमल लोहे के इसलिए होते हैं क्योंकि वोल्टेज बनाने में ज़्यादा वो सहायता करते हैं, प्रेरण के कार्य को अच्छी तरह से करने में सहायक होते हैं, इसलिए लोहा जो होता है वो कोमल लोहा होता है, कोमल लोहे का क्रोड होता है। आगे बढ़ते हैं। एक कुंडली को प्राथमिक कुंडली कहते हैं तथा दूसरी कुंडली को द्वितीय कुंडली कहते हैं। इनपुट देने के लिए प्राथमिक तथा आउटपुट निकालने के लिए द्वितीय कुंडली होती है। इनपुट देने के लिए जो है प्राथमिक कुंडली होता है और आउटपुट निकालने के लिए दूसरी कुंडली होती है। इसमें क्रमशः एनपी तथा एनएस लपेटों की संख्या होती है। ऑलरेडी मैंने पहले इसके बारे में आपको बता दिया है। प्रायः प्रथम कुंडली निवेशी कुंडली होती है और द्वितीय कुंडली निर्गत कुंडली होती है। मतलब प्राथमिक कुंडली जो होता है प्राइमरी कॉइल जो होता है उसमें इनपुट होता है, मतलब वोल्टेज आता है, और द्वितीय कुंडली से जो है आउटपुट होता है जो हमारे घरों में पहुँचता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पेज में हम लोग चलते हैं। अब जो है उसके बाद कहता है कि जब यहाँ पे देख सकते हैं कि जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती बोल्टता लगाई जाती है, मतलब उसमें जो एसी करंट भेजा जाता है तो धारा चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करती है, उसके अंदर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है, और ये द्वितीय कुंडली में संयोजित होकर के ईएमएफ प्रेरित करता है, मतलब विद्युत वाहक बल प्रेरित करता है द्वितीय कुंडली में। यह ईएमएफ द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। मैंने बता दिया नंबर ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करता है। मैंने आपको ये भी बताया कि सेकंड कुंडली में जो होता है नंबर ऑफ रोटेशन ज़्यादा होते हैं, ताकि उसको जो है वोल्टेज को जो है बढ़ा करके घरों में सप्लाई करना होता है। उसके बाद आते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, डेरिवेशन से इसको आपको समझना है। वो कहता है माना कि प्रारंभिक कुंडली के सिरों के बीच वोल्टता Vp, जो प्रारंभिक कुंडली है उसकी वोल्टता कितनी है, वोल्टेज कितना है Vp, तो P हो गया प्राइमरी भी, मतलब वोल्टेज लगाने पर T समय पर कुंडली का प्रत्येक फेरा क्रोड में फ्लक्स फाई उत्पन्न करता है। अब ध्यान ये देना है कि जो है प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज Vp है, समय कितना है T है, और कुंडली का प्रत्येक फेरा जो है क्रोड में फाई उत्पन्न करता है, फ्लक्स जो है फाई उत्पन्न करता है, मतलब फाई जो हो गया या आपका फ्लक्स हो गया, एक फेरा में एक राउंड में जो है फ्लक्स आपका फाई उत्पन्न करता है। तब एनएस लपेटों वाली द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच एक ईएमएफ या वोल्टता एप्सिलॉन एस उत्पन्न करता है। इसकी वजह से द्वितीय कुंडली में जो है एक वोल्टता एप्सिलॉन उत्पन्न करता है। एप्सिलॉन एस का वैल्यू जो है इस समीकरण के द्वारा हम लोग देते हैं। आप देख सकते हैं इसमें जो है एप्सिलॉन एस के द्वारा जो देते हैं, तो एप्सिलॉन एस का मान जो है सो यहाँ पर जो है माइनस का चिन्ह लगाते हैं, जो नियम जो है लॉ बताता है यहाँ पर जो है माइनस का चिन्ह जो है सो लगाया जाता है। तो ये आपका एन एस हो गया, एप्सिलॉन एस हो गया, ये जो है वोल्टता हो गई आपकी सेकेंडरी कॉइल में, ठीक है। तो माइनस एन एस और d∅dt, इसका फॉर्मूला यहाँ नीचे दिया हुआ है कि वोल्टता इक्वल टू द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या गुना फ्लक्स बाई समय। तो द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या आपकी हो गई कितनी, एन एस आई इंटू d∅ जो हो गया फ्लक्स का छोटा हिस्सा हो गया, dt जो हो गया समय हो गया, मतलब फ्लक्स बाई टाइम, यहाँ लिखा हुआ है फ्लक्स बाई
टाइम। ठीक है, तो ये सूत्र चलता है। ये आपका जो फार्मूला हो गया, ये सेकेंडरी कॉइल को हो गया, एप्सिलॉन एस इक्वल टू माइनस एन एस बाई डी फाई बाई डी टी, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। उसी तरह जो है सो प्राइमरी कॉइल में आएंगे तो इसके लिए एप्सिलॉन पी इक्वल टू माइनस एन पी बाई डी फाई बाई डी टी, ये सेकेंड आपका इक्वेशन हो जाता है। परंतु आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए क्या होता है, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए, मतलब ट्रांसफार्मर अगर आइडियल, हालांकि जो है ट्रांसफार्मर आइडियल नहीं होते हैं। आदर्श ट्रांसफार्मर क्या होता है कि जितना जो है एप्सिलॉन एस होता है उतना ही वी एस होता है, मतलब उसके अंदर जितना भी वोल्टता उत्पन्न होती है बिल्कुल वी एस के बराबर होता है, उसमें कहीं से भी क्षय नहीं होता। हालांकि ट्रांसफार्मर में क्षय होता है, वोल्टेज की कमी होती है, लेकिन अगर जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है उस परिस्थिति में एप्सिलॉन एस वी एस के बराबर होता है, एप्सिलॉन पी जो है वी पी के बराबर होता है। अब क्या करेंगे हम, जो है इक्वेशन जो है आपका ये फर्स्ट और सेकेंड में क्या करेंगे हम, जो है सो एप्सिलॉन एस और एप्सिलॉन पी को हम जो है वी एस और वी पी के द्वारा क्या करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे। और रिप्लेस करने के बाद आगे आपको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर रिप्लेस किया गया है कि जो है सो इक्वेशन आपका इक्वेशन जो है फर्स्ट अर्थात समीकरण 1 और 2 हो जाता है, वी एस बाई माइनस एन एस बाई डी फाई बाई डी टी, इक्वेशन 3 हो गया। वी पी इक्वल टू माइनस एन पी बाई डी फाई बाई डी टी, इक्वेशन 4 हो गया। अब 3 को क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। 3 को 4 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट साइड में वी एस बाई वी पी हो जाता है, और इधर जो है आपका जब इसको डिवाइड करते हैं तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, एन एस बाई एन पी हो जाता है, और डी फाई बाई डी टी और डी फाई बाई टी दोनों कैंसिल हो जाता है, तो वी एस बाई वी पी इक्वल टू एन एस बाई एन पी हो जाता है। यदि ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% हो, हालांकि 100% दक्षता उसकी नहीं होती है, उसकी एबिलिटी जो क्षमता होती है कैपेसिटी 100% नहीं होती है, तो अगर फिर भी ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% हो तो निवेशी शक्ति जो है निर्गत शक्ति के बराबर होती है, मतलब इनपुट पावर जो होता है वो आउटपुट पावर के बराबर होता है। तो पावर पी बराबर आई बी होता है, पी बराबर आई बी। तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो यहाँ पर आई बी के आई पी और वी पी बराबर हो जाएगा आई एस वी एस, यानी कि आई और वी के जो है हम प्राइमरी कॉइल के लिए आई पी और वी पी लिखेंगे और सेकेंडरी कॉइल के लिए जो है आई एस और वी एस लिखेंगे। तो आई पी बाई आई एस इक्वल टू वी एस बाई, अब इसमें जो है इधर उधर करेंगे, जैसे आई पी हो गया तो इधर जो है आई एस जो है इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आता है तो डिवाइड हो जाता है। अब वी पी बाई क्या होता है, यहाँ वी एस है तो वी पी यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके भाग हो जाता है, वी एस बाई वी पी हो जाता है। ठीक है, तो ये बराबर जो है एन एस बाई एन पी के बराबर होता है। इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं क्या हो सकता है कि वी एस बाई वी पी बराबर एन एस बाई एन पी, उसी हिसाब से लिया गया यहाँ पर वी एस बाई वी इक्वल टू एन एस बाई एन पी, ये आपका इक्वेशन जो है 5 हो जाता है। अब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो ये हमारा फार्मूला जो है फाइंड आउट होता है। वी एस का वैल्यू निकालेंगे तो एन एस बाई एन पी और वी पी जाके से मल्टीप्लाई हो जाता है। उस तरह यहाँ से आई एस का वैल्यू निकालेंगे तो एन पी बाई एन एस इंटू आई पी हो जाता है। या द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है तो वोल्टता का मान बढ़ जाता है। अब ध्यान ये देना है आपको कि जो सेकेंडरी कॉइल होता है उसमें अगर फेरों की संख्या नंबर ऑफ रोटेशंस को हम इंक्रीज करते हैं तो वोल्टता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये जो है आपका ट्रांसफार्मर हो गया। और जो है सो ट्रांसफार्मर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा और समय बिल्कुल नहीं है, इसको आप देख लीजिएगा और इसको परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।